यशवंत दादा, ये जानना चाहेंगे कि किसी भी सीट को अगर कोई नेता चुनता है या कोई पार्टी किसी नेता के लिए चुनती है तो उसके पीछे क्या सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी इतने साल तक गुजरात को इतने अच्छे से चला रहे थे, बनारस आने के पीछे क्या कारण था उनका। वहीं राहुल गांधी जी के लिए अमेठी को चुनना और अब मास्टर स्ट्रोक के जरिए रायबरेली को चुन लेना, तो उसके पीछे क्या सोच होती है। और इतने टाइम से गांधी परिवार अमेठी से ही लड़ना, तो क्या साइंस होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या सोच होती है उसके पीछे। देखिए, वो एक क्राफ्ट है, मैं ये मानता हूं। उसमें भारत जैसे देश में जातिगत जड़ना, कैलकुलेशन, ये एक उसका अकाट्य हिस्सा है। मैं इसको कभी नकारूंगा नहीं। लेकिन बड़े लोग और बड़ी सीटों के जो फैसले होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण नैरेटिव और प्रभाव का होता है। मसलन बनारस आना नरेंद्र मोदी का, बनारस की जो पहचान है, सिंबॉलिज्म है, कल्चरल सिंबॉलिज्म कह लें, हिस्टोरिकल सिंबॉलिज्म कह लें, और उसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। रौनक। जो काशी की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है वो बड़ी यूनिक है। केवल पॉलिटिकली अगर देखो तो वो एक सीट है जो भाजपा का भयानक स्ट्रांग होल्ड 80 के दशक से लगातार बना। 89 में जो सीट जीती उसके बाद से आज तक केवल एक बार बीजेपी वो सीट हारी है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ स्ट्रांग होल्ड। काशी की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है, चाहे उसके सांस्कृतिक आयाम से देखें, धार्मिक आयाम से देखें, राजनीतिक आयाम से देखें, वो बहुत अलग है। उसके जैसी कोई दूसरी सीट नहीं है। कई तरीकों से आपको बता सकता हूं मैं। पहली बात तो आप पूरब पूरब जब सुनते हैं तो लोग, दरअसल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरब को बिहार से कंफ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं है। पूरब दरअसल जहां अवध खत्म होता है वहां से पूरब शुरू होता है। और काशी जो है, बनारस, पूरब का बहुत बड़ा केंद्र है। देखिए, मैं बीएचयू में पैदा हुआ, वहीं पर मेरा परिवार सैकड़ों सालों से बनारस में रहा है। लेकिन मेरी ताई जी बीएचयू हॉस्पिटल की मैट्रन थी, और लंबे समय तक दिल्ली के बाहर, यहां से लेकर के कलकत्ता और आसाम तक अगर आप कहें, एम्स के लेवल का कोई बड़ा हॉस्पिटल था तो बीएचयू का हॉस्पिटल था। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का आवाजाही किस तरीके की उस केंद्र के नाते भी रही। 3 बड़े विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यापीठ और तीसरी, तो ये 3 बड़े विश्वविद्यालय उस जगह पे। इसके अलावा धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जो केंद्र है, बनारस भारत का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। क्योंकि पूरे भारत के लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पर आके बसे हैं, और किसी भी दिन, आज से नहीं, आदि अनंत काल से, उस जगह की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उससे बड़ी आबादी उस जगह पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन की तरह रहती है। इतने लोग आते हैं, जाते हैं। आप कभी भी चले जाएं काशी में, आपको बड़ा विचित्र एक ये भी पता लगेगा कि आप घाट पे जाके देखेंगे, नाव में लोगों को देखेंगे, जितने तीर्थयात्री देखेंगे उसमें आधे से ज्यादा आपको दक्षिण के दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो काशी का कनेक्शन पूरब, नॉर्थ, दक्षिण इतना क्लासिकल रहा है। वो ये जो काशी तमिल संगम वाली बात हो रही थी, देखिए क्या बेवकूफी की बात है। अरे भाई, जाके तो देखो, बेवकूफी की बात नहीं है। मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं दक्षिण भारतीयों से, मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं मराठियों से। जैसे हम लोगों का जो पुराना घर था वो ब्रह्मा घाट, मतलब पूरा का पूरा एरिया था। ये बात दूसरी कि वो सब काशीवासी हो चुके हैं। अब मेरी मातृभाषा में मराठी नहीं बोलता ना, मैं तो बोलता हूं मेरी मातृभाषा हिंदी है, भोजपुरी है, क्योंकि मैं काशीवासी हूं जी। ठीक है। तो उसके अपने मायने बहुत थे, बहुत सिंबॉलिज्म था उसके अंदर। और फिर काशी विश्वनाथ, अब आप पॉलिटिकल उससे बोलेंगे तो ज्ञानवापी भी मैं बोलूंगा, व्हाई नॉट, देयर इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ दैट। राइट। आप रिलीजियस पोलराइजेशन बोलेंगे, बिल्कुल बोलूंगा। मुख्तार अंसारी वहां से लड़े थे मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, भरा पूरा पोलराइजेशन था। तो ये तमाम चीजों का ना मिश्रण है। देन काशी की सॉफ्ट पावर, चाहे वो कला की हो, संगीत की हो, तो तमाम चीजों। भाई, प्रधानमंत्री मोदी के जो मुख्य प्रस्तावक थे 2014 में छन्नूलाल जी थे। छन्नूलाल जी बाय द वे हमारे स्कूल में हमारे गुरु भी हुआ करते थे, टीचर भी हुआ करते थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में। सौभाग्यशाली मानता हूं, हमारी पूरी पीढ़ी जो है उनको एक म्यूजिक टीचर के रूप में हमने देखा है उनको। तो
वो एक परंपरा, उसका एक अलग है, एक मायने अलग हैं, और इसलिए सिंबॉलिज्म में उन्होंने वो सीट पिक की। बड़ौदा से भी लड़े, हिस्टोरिक मैंडेट उनको वहां से भी मिला था, उसको छोड़ करके उन्होंने बनारस को कंटिन्यू किया। अमेठी, रायबरेली, ये पुरानी सीटें रही, हालांकि इमरजेंसी में इंदिरा जी और संजय जी दोनों लोग हार गए थे वहां से, ठीक है, लेकिन सिंबॉलिक सीटें रही हैं। फिरोज जी लड़े उन सीटों से, नेहरू जी का पूरा खानदान, मतलब आप कहें तो उनकी रही। उस सीट को छोड़ के जाना ये सिंबॉलिकली बहुत गलत था राहुल गांधी जी ने। और जाना भी तो कहां जाना, वायनाड, जो कि आर्ग्यूएबली सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीटों में से एक। किसका सलाह होता है ये सब? ये तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया। मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब आपसे और मुझसे ज्यादा कांग्रेस के समर्थक ढूंढ रहे हैं कि सलाह देता कौन है, सामने पड़े तो सही, किसकी सलाह चलती है, ये आज तक समझ में नहीं आता। क्योंकि कुछ चीजें आपके जिसे कहते हैं ना कन्वेंशनल विजडम कहते हैं ना, कॉमन सेंस कन्वेंशनल विजडम के बियॉन्ड हो जाता है। अब आप कितना भी मास्टर स्ट्रोक बोलें, आपने अमेठी में सिंबोलिज्म यही दिया ना नैरेटिव की, आप छोड़ के भाग गए, वायनाड भाग गए, वायनाड से आप जीते, अब आप इधर आ गए। आपने अमेठी या रायबरेली तब तक डिसाइड नहीं किया जब तक कि वायनाड का चुनाव पूरा ना हो जाए, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, वायनाड रायबरेली आप दोनों जीतेंगे अगर, तो एक सीट आपको खाली करनी पड़ेगी ना, वो सीट कौन सी होगी? वो उसी आदमी से पूछेंगे जिससे वायनाड पूछा था, ठीक है। अगर आप वायनाड रखते हैं, रायबरेली खाली करते हैं, तो वहां पे बाइपोल होगा, ठीक है ना। बाइपोल में अगर तो आप केंद्र में सत्ता में आ गए तो बाइपोल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन आप सत्ता में वापस नहीं आते हैं और रायबरेली जीत के आप वापस रायबरेली खाली करते हैं, तो क्या आपके लिए या जो भी आपकी पार्टी की ओर से आपकी बहन ही क्यों ना लड़ जाए, क्या उनके लिए सहज होगा? क्या आप उनके लिए आसान करके निकलेंगे चीजें? नहीं। खुदा ना खास्ता आप वायनाड खाली करते हैं, हो सकता है कि बाइपोल में आप के परिवार का कोई और लड़े या कोई तो शायद निकाल ले दोबारा, लेकिन केरल जो कि अभी 2 साल बाद चुनाव में जाने वाला है, जहां पे अभी पिछला असेंबली इलेक्शन आप हारे हैं और अब आर्ग्यूएबली आपके लिए सत्ता में वापसी के बड़े अच्छे चांसेस हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लेफ्ट के अगेंस्ट काम करेगी। पॉलिटिकल विजडम है क्या वायनाड को छोड़ना इस समय? तो ये सवाल सहज रूप से आते हैं, लेकिन और ये मैं बिना मजाक उड़ाए भी मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे इक्वेशन हो जो मेरी छोटी समझ में नहीं आ रहे हों, ज़्यादा बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होंगे उनके पास में जो समझते होंगे, लेकिन एक लेमैन के जरिए से अमेठी छोड़ना ये मुझे सही निर्णय नहीं लगता। आपका खेत था, आप खूंटा गाड़ के बैठते, आप लड़ते, 5 साल आप जाते, आप गए क्या? मैंने आपको उस समय बोला था ना कि आपने पूछा था कि जीतने के क्या वो हैं, करेक्ट, आप इफेक्टिव हैं, आप अभी गए थे बाय द वे अमेठी, राइट? मैं गया था जी, है ना, इफेक्टिव थे, अगर पूरा परिवार इफेक्टिव था, अमेठी का डेवलपमेंट आपको किस तरीके का लगता था 5 साल पहले? आप अमेठी को, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बोलूं कि उत्तर प्रदेश की वर्स्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रही।